Hello everyone and welcome back to Quantifiers. Today we are going to have the continuation of the reading comprehension sessions, but we are going to cover a very commonly tested and a very important topic related to the reading comprehension, which is basically the styles of writing. Now, what is the difference between the writing style of the author and the tone of the author? These two are most commonly tested domains that you can come across in the reading comprehensions in majorly all of your management exams, especially CAT. अब writing style क्या होता है? राइटिंग स्टाइल का मतलब होता है ऑथर किस तरह से अपने ओपिनियन को आपके आगे कन्वे करने की कोशिश कर रहा है. जनरली अगर देखा जाए तो जैसे हमने स्कूल में लेटर्स सीखे हैं, सो देयर इज़ अ फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग अ लेटर, देयर इज़ एन इनफॉर्मल वे ऑफ राइटिंग अ लेटर. Likewise, when you talk about the writing styles in the passage, there are a couple of ways in which the author is trying to write something, he is trying to project to the readers. And tone क्या होता है? टोन जो है उसका एक डिफरेंट एस्पेक्ट है जो हम आगे बहुत सेशंस में कवर करेंगे, यानी कि जिसमें आप ऑथर के इमोशन को जज करने की कोशिश करते हो बाय द चॉइस ऑफ वर्ड्स द ऑथर इज ट्राइंग टू यूज. लेट्स हैव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ व्हाट types of styles are there in writing. So these are the basic styles that you have when it comes to as to which is the style that the author wishes to write in a particular text. Analytical style हो सकता है, उसका argumentative writing style हो सकता है, narrative हो सकता है, descriptive है, factual है, informative है, abstract या philosophical या expository है. So आज के सेशन में you are going to be getting some sort of a brief yet very informative knowledge about the fact that what are the different types of writing styles that are adopted by the writers to convey their opinions. To begin with, now as I just discussed a few moments back, what is meant by writing style? राइटिंग स्टाइल का मतलब होता है कि आप अपने ओपिनियन को कैसे कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो. आप अपने ओपिनियन को आर्ग्यूमेंटेटिव वे में कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो. आप किसी चीज़ को बहुत ब्यूटीफुली एनालाइज करके जो है लोगों के आगे प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो. किस तरह से आप अपने ओपिनियन को लोगों के आगे, मैं ओपिनियन बोल रही हूँ, मैं इमोशन नहीं बोल रही हूँ. सो वेन एवर वी टॉक अबाउट इमोशन, दैट इज़ वेयर we are talking about the tone of the author. When we are talking about the how and the writing part of the author, that becomes a part of the writing style. Now the first definition or the overview of writing style is the structure and method the author uses to package their information. It is objective and concerns the bones of the text. ये मेरी मर्जी नहीं है कि मैंने अपने हिसाब से राइटिंग स्टाइल चूज़ किया. मेरा राइटिंग स्टाइल जो है इट इज़ सब्जेक्ट टू द एरिया एंड द डोमेन जो मैं लोगों के आगे प्रेजेंट करना चाहती हूँ. राइट. सो बोन्स का मतलब क्या है? व्हेन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, आई एम टॉकिंग अबाउट द फाउंडेशन, कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में मैं इस ढंग से लिखूंगी, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में मैं इस ढंग से लिखने की कोशिश करूंगी, या अगर मैं कोई एक पूरा पैसेज चूज़ कर रही हूँ तो उसको मैं किस ढंग से लिखने की कोशिश करूंगी, चाहे अपना ओपिनियन दे के या सिर्फ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्टिव ओपिनियन अपने ऑडियंसेस यानी कि रीडर्स को कन्वे करके. सो द फर्स्ट commonly used writing style by the authors of the passages is analytical writing style. एनालाइज करने का मतलब क्या होता है? अगर हम कई बार आपको बोलते हैं कि ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, जैसे मैनेजमेंट में हमेशा होता है, केस स्टडी आपके आगे प्रेजेंट की जाती है. केस स्टडी में आपका काम क्या होता है? केस स्टडी में आपका काम होता है उस पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा एनालाइज करना, उसको एक पर्सपेक्टिव में समझना जहाँ पे आप उसकी हर एक डिटेल को बहुत अच्छे से उसके कंपोनेंट्स को समझने की कोशिश कर रहे हो. सो बेसिकली व्हाट इज एनालिटिकल? इट ब्रेक्स डाउन अ सेंट्रल आइडिया इनटू कंपोनेंट्स, प्रेजेंटिंग बोथ प्रोज एंड कॉन्स. द ऑथर ऑफन रिजर्व्स देयर फाइनल ओपिनियन फॉर द एंड. अब ये मेरी मर्जी है, मैं अपना ओपिनियन हाँ में दूँ, अपना ओपिनियन ना में दूँ, बट आई एम गोइंग टू गिव माई ओपिनियन, बट माई ओपिनियन इज जनरली गोइंग टू बी रिजर्व्ड एट द एंड. सो लेट अस से हम क्या करते हैं, अगर हम ये बोलें कि जो अभी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड में, अगर हम ये बोलें कि लेट अस एनालाइज द रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन दिस जियो पॉलिटिकल सिचुएशन दैट इज प्रिवेलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड.
अब उसमें अगर हमने एनालाइज करना है, हम उनके माइन्यूटेस्ट ऑफ डिटेल्स को जो है ध्यान से पढ़ेंगे, उनकी स्ट्रैटेजी मेकिंग को, किस तरह से वो सबको ओवरपावर करके एक यूनिपोलर वर्ल्ड बना के रखना चाहते हैं, किस तरह से वो सिर्फ अपनी डोमिनेंस यानी कि अपनी हेजेमनी मेंटेन करके रखना चाहते हैं, राइट। तो उसमें जब मैं हर एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करूंगी इनटू कंपोनेंट्स, उसको एट लेंथ जब मैं समझने की कोशिश करूंगी एंड अपने रीडर्स के आगे उस ओपिनियन को प्रेजेंट करूंगी, दैट इज गोइंग टू बी एन analytical writing style. Generally, this is a very elaborate writing style of the author, where the author is going to discuss the benefits of a unipolar world. He would discuss the cons of a unipolar world, and then somewhere at the end of the passage, he is going to give his opinion related to the same. So that is basically known as the analytical writing style of the author. अब analytical के बाद हमारा जो next writing style है, दैट इज समथिंग विच इज नोन एज परसुएसिव। अभी परसुएसिव का मतलब क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, एनालिटिकल में जो मेरा एज एन ऑथर डिसीजन मेकिंग होगा, दैट इज गोइंग टू कम समवेयर एट द एंड। आई एम गोइंग टू गिव माई ओपिनियन एट द एंड ऑफ द आर्ग्यूमेंट और एट द एंड ऑफ माई एनालिसिस। आर्ग्यूमेंटेटिव एंड परसुएसिव में क्या है, द ऑथर टेक्स अ फर्म स्टैंड फ्रॉम द बिगिनिंग। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस कि जब हम एनालिटिकल के बारे में बात करते हैं तो मेरा स्टैंड एज एन ऑथर, मेरा ओपिनियन एज एन ऑथर, दैट इज गोइंग टू कम समवेयर एट द एंड ऑफ द पैसेज। लेकिन अगर मुझे किसी चीज़ के फेवर में या किसी चीज़ के अगेंस्ट कोई आर्ग्यूमेंट देनी है, मैं अपना थीसिस स्टेटमेंट बिगिनिंग में दे के ही क्लियर कर दूंगी कि क्या मैं इस चीज़ के फॉर बोलूंगी या मैं इस चीज़ के अगेंस्ट अपने रीडर्स को इन्फॉर्म करूंगी। एंड ही यूजेस द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट टू कन्विंस द रीडर। ओपिनियन पीसेज ऑन पॉलिसी, एथिक्स और कल्चरल फिनोमेना। सो बेसिकली इस टाइप के पैसेजेस हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, मेरे को कोई पॉलिसी मेकिंग से प्रॉब्लम है, मुझे गवर्नमेंट की कोई सर्टन पॉलिसी नहीं पसंद, मुझे एजुकेशन पॉलिसी का शायद कोई एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है जो नहीं पसंद, मैंने उस चीज़ के ऊपर अपनी आर्ग्यूमेंट बेस की। अगर नहीं पसंद है तो आई एम गोइंग टू गिव यू एविडेंसेस एंड स्ट्रक्चर माई पैसेज इन अ वे वेयर बाय आई एम स्पीकिंग कंप्लीटली अगेंस्ट द पॉलिसीज दैट आर देयर एंड वाइस वर्सा। हो सकता है मुझे पॉलिसी का कोई एस्पेक्ट बहुत अमेजिंग लगा और मैंने उसके बारे में सारे पॉजिटिव्स जो हैं लिखने शुरू कर दिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू कन्विंस द रीडर ऑफ माई ओपिनियन। आई वॉन्ट टू टेल द रीडर दैट आई बिलीव इन अ सर्टन सेट ऑफ information, a couple of evidences that are going to be there, and there are certain facts and ideas which I am very convinced with, और मैं आपको उस चीज़ के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि आप एक रीडर हैं, एंड मैं अपनी आर्ग्यूमेंट को उसी ढंग से जो है बिल्डअप करने की कोशिश करूँगी। नाउ बहुत ब्रीफ में अगर मैं आपको ये बोलूँ, दे साउंड वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग, बट अगर हम देखें कि व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन एनालिटिकल वर्सेस आर्ग्यूमेंटेटिव, अ कॉमन पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अब एनालिटिकल आपका क्या बोलता है, अब जब हम नॉर्मल मैनेजमेंट के कोर्स में भी देखें, जब आपके ग्रुप डिस्कशंस होते हैं तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, कुछ बच्चे जो हैं किसी एक टॉपिक के फॉर बोलते हैं, कुछ बच्चे जो हैं उस टॉपिक के अगेंस्ट बोलते हैं, एंड वो कॉमन एक व्यू पॉइंट जो है सर्कुलेट होता रहता है, एंड पीपल आर डिस्कसिंग द प्रोज एंड कॉन्स, and then there is one student who's, or one you can say candidate who's asked to summarize as to what has been the major opinions and ideas circulated by the group. Consider that example. Think of it as a group discussion. The author examines various viewpoints and arrives at a conclusion only after considering all evidence. मैं पहले सारी चीज़ों के pros and cons देखूंगी, उसके बाद मैं अपना स्टैंड जो है बिल्डअप करके अपने रीडर के आगे प्रेजेंट करूंगी समवेयर एट द एंड, राइट। बट व्हेन यू टॉक अबाउट एन आर्ग्यूमेंट, दिस इज लाइक अ डिबेट। डिबेट में क्या होता है, आप स्ट्रांगली अपने ओपिनियन के ऊपर जो है अपनी पूरी आर्ग्यूमेंट को बिल्डअप करते हो। तो जहां एनालिटिकल में मैंने अपना स्टैंड एंड में बिल्डअप किया, वहीं पे आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग स्टाइल में मैं राइटिंग ही अपनी स्टार्ट करूंगी बाय वेरी एफर्मेटिवली डिक्लेयरिंग what my stand as an individual is, and then I am going to build up on that respective argument. I hope this clears the air and आप लोगों का confusion थोड़े हद तक जो है clear हुआ होगा।
द ऑथर स्टार्ट्स विद अ कंक्लूजन एंड डिफेंड्स इट. सो व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन का मतलब क्या है यहाँ पे कि उसका जो भी एक एफर्मेटिव स्टैंड है वो शुरुआत में ही उस स्टैंड के हिसाब से चलता है एंड उस पर्टिकुलर चीज़ को वो आगे बिल्डअप करता है बाय गिविंग एविडेंसेस, क्योंकि उसका काम है आर्ग्यू करना एंड उस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे अपने रीडर को परसुएड करना. ये इंटरचेंजेबली ये दोनों चीज़ें आप बोल सकते हो. आर्ग्यूमेंटेटिव इज ऑल्सो नोन एज अ परसुएसिव राइटिंग स्टाइल. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट राइटिंग स्टाइल विच इज़ वेरी वेरी कॉमनली सीन, जिसको हम बोलते हैं नैरेटिव. एक नैरेटिव क्या होता है? किसी चीज़ को लोगों के आगे नरेट करना. नरेट करने का मतलब क्या है? मैंने आपको कोई कहानी बताई, उस कहानी में मैंने कोई छोटी मोटी डिटेल्स डाली, कोई एनेक्डोट्स डाले. एनेक्डोट का मतलब क्या होता है? एनी अकाउंट, बेसिकली इट्स अ शॉर्ट और अ ह्यूमरस अकाउंट. कोई भी एक छोटी सी स्टोरी. मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी डाल सकती हूँ. दैट इज ऑल्सो ऑफन contextually or very generically referred to as an anecdote. Ab the author recounts personal experiences or tells a story, often in the first person. Autobiographies or personal essays on social experiences. ठीक. अब मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि probably अगर मैंने आपको कोई एक narrative सुनाना है, so I would say that the other day I was reading the newspaper and there was a particular story that cast a very deep impression on my mind. And उस particular story में जो है उन्होंने एक बहुत ही vivid ढंग से, यानी कि बहुत clear ढंग से पेंट की हुई थी एक पिक्चर, जहाँ पे जो आपका राइटर था of that particular article उसने बताया कि what is the pain that the people undergo in a war torn nation or a war torn area. अब मैंने वो पढ़ा, उसके बाद उसने मुझे कैसे इम्पैक्ट किया वो मैं लिखित में दे के आई एम ट्राइंग टू शेयर इट विद माई रीडर्स. सो व्हेन आई शेयर माई एक्सपीरियंसेस एज टू हाउ अ पर्टिकुलर आर्टिकल इम्पैक्टेड मी in a positively, negatively, or whichever way, and when I decide to write it in the first person and share it with my readers, so that is going to be a narrative kind of a writing style. एक तो हो गया कि मैंने अपना ओपिनियन लोगों के आगे प्रेजेंट किया. एक हो गया कि मैंने काफ़ी सारे सोशल एक्सपीरियंसेस को गैदर करके उन लोगों के ओपिनियंस आपके आगे प्रेजेंट किए. उसको भी मैं एक नैरेटिव राइटिंग स्टाइल बोलूँगी. क्यों बोलूँगी? क्योंकि मैं एक कलेक्टिव अमेलगमेटेड ओपिनियन जो है आपके आगे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हूँ. चाहे उसमें मैंने किसी और के बारे में कुछ लिखा है, ऑटोबायोग्राफी है, या काफ़ी सारी सोशल एक्सपीरियंसेस को गैदर करके, सोशल ओपिनियंस को गैदर करके, कोई सोशल कन्वेंशन के बारे में लिख के जो है मैंने लोगों के आगे प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि हाउ अ पर्टिकुलर सोशल कन्वेंशन is basically ruling the whole society or ruling the cultural preferences of an area. Right? कि अगर मैं आपको जैसे ये चीज़ बोलने की कोशिश करूँ कि I went to, let us say, a particular part of the country, and there I said that for me it was very astounding to see the bride dressed beautifully in a white attire, in a white sari with some edges or some borders which were in striking red color. For me, क्योंकि मैं फर्स्ट पर्सन में बोल रही हूँ, it was a very important reminder of the fact as to how colors may have different perceptions and different cultural preferences across the country. So whereby when we talk about a certain or maybe certain state or certain cities of the country or certain culture, there probably the bride may be dressed beautifully in red. For them, white may be considered as a bad omen. But in certain cultural preferences, it may be a symbol of love, maybe a symbol of purity, maybe a symbol of a union or a binding, right? So किस तरह से मेरा ओपिनियन इन चीज़ों को लेके है, मेरे को कैसा लगता है, मेरे एक्सपीरियंसेस उस वेडिंग के क्या थे, they are all going to be a part of the narrative. Descriptive writing style, जिस तरह से अब इसमें से अगर हम वर्ड निकालें आपका, जहाँ पे अगर हम बोलने की कोशिश करें कि हमारा जो ये डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्शन जो है, सो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टाइल का मतलब क्या होता है? वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्क्राइबिंग. सो जब आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हो, आप हमेशा उस चीज़ को बहुत इलेबोरेटली बताते हो. आप डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल में कंफ्यूज नहीं होना है,
क्योंकि एनालिटिकल में मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाया, उसके मैंने प्रोज एंड कॉन्स बताए एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको दी, एंड उसके बाद मैंने अपना एक स्टैंड लिया। उसमें मेरा काम सिर्फ इतना है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में मेरा क्या है, इसमें आप इंफॉर्मेशन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट दे रखा है दैट इट फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग डिटेल्ड सेंसरी इंफॉर्मेशन। सेंसरी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, आप विजुअलाइज कर रहे हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। तो मैंने आपके आगे, अगर अब मैं आपको ये बोलूं कि इमेजिन आप एक पर्टिकुलर जगह पे गए हैं and there you decided to, there was a beautiful restaurant which was at the lake side, right? अब अगर मैं लेक की आपको डिस्क्रिप्शन दूं तो मैं क्या बोलूँगी, I could see a couple of ducks and swans that were just enjoying in the water, right? There were lilies and there were beautiful grasslands all around. I could see that people have come there to enjoy. They were enjoying themselves in the lush green grass under the open sky, which was very blue and clear. I could smell certain roses and lilies nearby. I could smell the aroma of the muffins that were being baked in the bakery nearby, right? तो ये अगर मैं इस तरह से आपको दे रही हूँ तो कहीं ना कहीं एक विविड इमेजरी जो है आपके दिमाग में बन जाएगी। सो डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, एनालिटिकल में भी मैं इलैबोरेट इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, लेकिन उसमें मेरा काम है इन डेप्थ एनालिसिस करना, आपको किसी चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स बताना और फिर अपना स्टैंड लेना। मेरा काम सिर्फ उसमें इतना है। इसमें मेरा काम क्या है, इन अ डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ अ पैसेज, इसमें मेरा काम है कि आपको एक ऐसी विजुअल इमेजरी देना कि फिजिकली चाहे आप यहाँ पे बैठे हो, मेंटली जो है आपको ये लग रहा है दैट यू विजिटेड दैट प्लेस आफ्टर रीडिंग अ पर्टिकुलर आर्टिकल और रीडिंग अ पर्टिकुलर पीस ऑफ राइटिंग। दैट इज़ द जॉब और दैट इज़ द पर्टिकुलर राइटिंग स्टाइल जहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव के बारे में बात करते हैं। अब ये जनरली थर्ड पर्सन में लिखा जाता है एंड इसका मेजरली आपको राइटिंग स्टाइल कहाँ देखने को मिलेगा, जब आप बायोग्राफी के बारे में बात कर रहे हो, ट्रैवल राइटिंग है और डीप डाइव्स इनटू आर्टिस्टिक वर्क्स। आर्टिस्टिक वर्क का क्या मतलब है, आर्टिस्टिक वर्क का मतलब है कि अगर मैं कोई एक क्रिटिक हूँ और मैंने ये बोला कि मैंने किसी एक XYZ पेंटर की एक बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग देखी and I decided to be very candid about the whole thing and educate my readers as to how did I feel about that particular painting. Now I am describing the colors, I am describing the hues, I am describing the objects that were a part, what did those objects signify. Probably I was talking about the eyes that were very, very striking aspect of that whole painting and how the eyes, they took me to a whole maybe a whole dimension of exploring certain things which I otherwise would have never thought about. And then I say that the blue hues that were there in those eyes, it was something that took me to a completely different tangent. तो इसका मतलब क्या है, जब मैं इतनी क्लियर कट आपको कलर्स की बात कर रही हूँ, मैं बिग बिग आइज़ के बारे में बात कर रही हूँ, मैं उसमें जो कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह की इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, दैट मीन्स आई वॉन्ट टू टेक the reader with me on a journey whereby the reader can visualize whatever I have experienced as an individual, right? And ये सब देखने को हमें कहाँ मिलता है, generally not always in artistic works or when you're talking about travel writing or when you're talking about biographies, right? Now, again, what is going to be the comparison between narrative and a descriptive writing style? Now this is the easiest way to understand it, and the easiest way to understand this whole thing would be whereby we are talking about the video. Narrative writing style में आपका किस ढंग से वो चलता है? It works like a video. Now what is the comparison or the key differences between a narrative writing style and a descriptive writing style? ये दोनों words को समझना बहुत ज़्यादा important है। अब अगर आप एक narrative writing style में देखोगे, it is like a video. वीडियो का मतलब क्या है, जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं हम क्रोनोलॉजी पे फोकस करते हैं। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, वी आर फोकसिंग ऑन द सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट्स, हाउ द इवेंट्स प्रोग्रेस फ्रॉम फर्स्ट टू द सेकंड, फ्रॉम सेकंड टू द थर्ड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. So basically here we are talking about the sequence of events. So we are basically interested in knowing the chronology. Think of it as a sequence of events. The author is telling a story to prove a point.
The purpose of narrative writing is to tell a story, whether the story is real or imaginary, it does not matter. Pieces in a narrative style will have characters, and through the narrative, that is the story, the reader learns what happens to them. Narrative writing can also include dialogues. Dialogues कैसे हो सकते हैं कि आप दो लोगों का mention कर रहे हो that I probably had a spat with maybe the shopkeeper related to a particular product and my experience was very bad, and how I write that experiences and let my readers know about it. तो जब मैं उसमें एक एक डायलॉग को कोट करती हूँ, दो लोगों की आपस में क्या बात हुई, दैट इज़ अगेन कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ नैरेटिव स्टाइल. तो इसमें मेरी वीडियो का क्या मतलब है, क्रोनोलॉजी है कि पहले मैं वहाँ गई, मैंने प्रोडक्ट सर्विसेज देखी जो कि मुझे नहीं अच्छी लगी, व्हेन आई ट्राइड टू रेज माई कंप्लेन अगेंस्ट द सर्विसेज, राइट. तो मेरा जो है क्या वर्बल स्पैट हुआ, क्या कंटेंशन है. तो इसमें क्या है, मैंने पूरी एक स्टोरी बिल्ड की है बाय गिविंग यू सम सॉर्ट ऑफ अ क्रोनोलॉजी और सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट्स. नाउ द नैरेटिव राइटिंग स्टाइल, इट कैन बी फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ फिक्शंस. नॉवेल्स हो गए, शॉर्ट स्टोरीज हो गए. नॉवेलास क्या होते हैं, दे आर अ शॉर्टर वर्जन ऑफ द नॉवेल्स. पोइट्री, बायोग्राफीज, ह्यूमन इंटरेस्टेड स्टोरीज, एनेक्डोट्स, कहीं पे भी जो है आप इसका इस्तेमाल देख सकते हो. क्योंकि अगर मैं आपको ये बोलूँ, पोइट्री में मैंने लिखी, मेरे को जो चीज़ अच्छी लगी, बायोग्राफी ऑफ कोर्स मैंने लिखी, ह्यूमन इंटरेस्ट के बारे में कोई चीज़ मुझे अच्छी लगी, स्टोरीज मैं जब बता रही हूँ तो स्टोरीज आर ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ नैरेशन, एंड ऑफ कोर्स एनेक्डोट्स तो होते ही पर्सनल हैं. या अपना आप किसी के बारे में कोई चीज़ बता रहे हो, अपनी कोई स्टोरी, अपना कोई एक ब्रीफ एनेक्डोट आप बता रहे हो, यानी कि एनेक्डोट्स आर ब्रीफ ओनली, अपना कोई ब्रीफ इंसिडेंट बता रहे हो या किसी और का इंसिडेंट भी अगर कोट कर रहे हो, दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ नैरेटिव्स. व्हाट इज अ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टाइल? इट इज द स्टिल फोटो. जहां यहां पे आपकी कॉन्टिन्यूएशन चल रही है, क्रोनोलॉजी चलती जा रही है, वन आफ्टर द अदर यू आर गिविंग द इवेंट्स टू पीपल. वहीं पे आपका डिस्क्रिप्टिव में क्या है, आप एक इवेंट को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे उसकी ब्यूटी को, चाहे उसके जो कॉन्स हैं उसको. द एम ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज टू हेल्प द रीडर विजुअलाइज इन डिटेल अ कैरेक्टर बोला है, एन इवेंट, प्लेस और ऑल ऑफ दीज थिंग्स एट वंस. देर इज नो क्रोनोलॉजी. It is a bigger picture that you're presenting in front of the readers. The author might describe the scene in terms of all five senses. Think of this as an intensely detailed observation. The author is painting a picture to set a mood. So basically ये मेरा थोड़ा restricted है किस वे में कि इसमें क्रोनोलॉजी में क्या है. अभी आपने एक चीज़ के बारे में सोचा, फिर मैं दूसरे इवेंट पे आपको ले गई अपने रीडिंग के थ्रू, फिर मैं तीसरे इवेंट पे, फिर मैं चौथे इवेंट पे, फिर मैं पांचवें इवेंट पे. तो थिंक ऑफ इट लाइक अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मेरा डेली स्केड्यूल कैसे होता है, तो उसमें मैं शुरुआत करूँगी अपना द मोमेंट आई गेट अप, एंड रात तक मेरी क्या क्रोनोलॉजी रहती है, मेरी आइटनरी क्या है, मेरे क्या क्या इवेंट्स हैं. अगर मैं वो बताती हूँ आपको तो वो मेरा नैरेटिव है. लेकिन अगर मैं उसमें से सिर्फ आपको ये बताऊं कि भाई शाम को 5 बजे से लेके 6 बजे तक का मेरा स्केड्यूल क्या है, उस 1 आवर में मैं क्या करती हूँ, एंड उस 1 आवर में लेट अस से आई एंजॉय टू कुक और आई एंजॉय कुकिंग, तो मैं कुकिंग में मैंने क्या किया, कैसे किया, उसके अरोमा ने जो है मुझे कितना मेस्मराइज किया, एंड हाउ दैट पर्टिकुलर मील वॉज प्रिपेयर्ड बाय अ लॉट ऑफ अफेक्शन फॉर द फैमिली, हाउ इट वॉज बीइंग सर्व्ड ब्यूटिफुली. वी वर ऑल सिटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल एंड वी हैड अ वेरी नाइस कॉन्वर्सेशन रिवॉल्विंग अराउंड द मील एंड आवर डेली कॉन्वर्सेशंस दैट वी हैव. तो उसमें मैंने क्या किया, मैंने आपको पूरा क्रोनोलॉजी नहीं दिया है, एक इवेंट को, डिनर टाइम का या सपर टाइम का या स्नैक टाइम का इवेंट जो है मैंने आपके साथ डिस्कस किया है. सो देयर अ सिंगल इवेंट इज डिस्कस्ड, बट द पिक्चर इज पेंटेड सो ब्यूटिफुली इन द माइंड्स ऑफ द रीडर that the reader becomes a part of the writing what the author is basically trying to convey. And in the former there is some sort of a sequencing, there is a chronology of events that continues, right? Now when you come to the last part of it, descriptive writing allows the writer a great deal more artistic freedom than expository writing does. अब expository यहाँ पे जो बोला है ये मैं आपको end में कराऊंगी, इसमें भी आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रिवील कर रहे हो. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कैन बी फाउंड इन फिक्शन, पोएट्री, एडवर्टाइजिंग में भी देखो आपको क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, जर्नल में भी आपको क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, राइट, एंड डायरी राइटिंग में जो है आपको क्रिएटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. क्लियर है?
अब हम आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू द अदर राइटिंग स्टाइल्स दैट वी हैव. द नेक्स्ट राइटिंग स्टाइल विच इज द एब्स्ट्रैक्ट एंड द फिलोसफिकल राइटिंग स्टाइल. अब एब्स्ट्रैक्ट एंड फिलोसफिकल राइटिंग स्टाइल जो है, जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट एंड फिलोसफिकल राइटिंग स्टाइल है, उसमें हम क्या करने की कोशिश करते हैं. एब्स्ट्रैक्ट एंड फिलोसफिकल राइटिंग स्टाइल में एज एन ऑथर मैं कुछ बहुत ही डेंस कॉन्सेप्ट्स को जो है अपने रीडर्स के साथ कन्वे करने की कोशिश करूंगी. अब डेंस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? पहली बात तो एब्स्ट्रैक्ट कौन सी चीज़ है? एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज़ है विच इज़ नॉट पैल्पेबल फिजिकली but something that is comprehensible to the mind. It is something that is intangible. अगर मैं आपको बोलूँ you can touch your fingers, you can touch your eyes, you can touch your ears, because these are all concrete things. But when I talk about an abstract concept, when I talk about dignity, when I talk about integrity, I talk about values, I talk about trauma, I talk about happiness, joy, emotions. What are these? These are things that you can only perceive and understand, but you cannot touch or destroy physically. राइट? तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स अब कैसे होंगे? एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स जो है हमेशा बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं. द लैंग्वेज इज ऑफन डेंस एंड कैन बी इनकन्क्लूसिव. अब जब आप एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में बात करते हो, आप आइडियलिज्म के बारे में बात करते हो, प्रैग्मेटिज्म के बारे में बात करते हो, रियलिज्म के बारे में आपने कोई बात करनी शुरू कर दी, यू आर बेसिकली ट्राइंग टू टॉक अबाउट द फैक्ट हाउ रिलीजन हैज़ बेसिकली बीन इंटरमिंगल्ड विद स्पिरिचुअलिटी. अब ये दोनों एक ऐसे कॉन्सेप्ट है जिनको आप सिर्फ समझ सकते हो. यू कैन नॉट ब्रेक देम, यू कैन नॉट टच देम, बट यू कैन फील देम. राइट? मेडिटेशन के बारे में जब आप बात करते हैं, ये ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसमें हर किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है. एक सब्जेक्टिविटी जो होती है हमेशा इसमें होती ही होती है. एंड ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं विच आर डिवॉइड ऑफ फैक्ट्स. दीज कॉन्सेप्ट्स आर हेविली डोमिनेटेड बाय अ यूज ऑफ you can say a very different kind of analogies, very dense, deeper and profound ideas, something that you can understand only once you relate with the line of thought of the author. Otherwise it gets very difficult to relate to these writing styles. अब आपने एक बड़ा common topic है जो कि कैट के पैसेजेस में आता है, जिसको हम स्टोइसिज्म के ऊपर बोलते हैं. आपको काफ़ी पैसेजेस जो हैं उसके ऊपर मिलेंगे. तो स्टोइक्स कौन थे, रियलिस्ट्स कौन थे, स्टोइक्स वर्सेस रियलिस्ट, इन दोनों के ऊपर जो हैं ये दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स थे रिलेटेड टू फिलॉसफी. अगर मैं इनके ऊपर कोई पैसेज लिखने की कोशिश करूं तो मेरी जो राइटिंग स्टाइल होगा वो बहुत डेंस होगा, बहुत डीप होगा, क्योंकि मैं इसमें कोई फैक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करूँगी. मैं किस चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ? आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट concepts that are very deep, concepts that are understandable by the human mind only once you feel them or once you engage in those experiences. Whenever I am talking about any sort of a philosophical doctrine, then I would probably use a very abstract or maybe a philosophical kind of a writing style, right? Or maybe you can say that whenever I am talking about metaphysics, metaphysics का मतलब क्या है? Something that is beyond the physical world. When I'm talking about something that's probably I had a very metaphysical kind of an experience after I got up from the meditation course, or probably I enrolled myself for a course where 10 days I was not allowed to use my phone, and I understood the meaning of my existence, or probably I came out of my existential crisis. अब ये वर्ड्स आपको तभी समझ में आएंगे अगर आप उस डेप्थ में जो है रीडर की बात के साथ अपने आप को मेंटली एंगेज कर पा रहे हैं, राइट? और एग्जिस्टेंशियल थ्योरीज. सो दीज आर ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट आर वेरी वेरी डीप, वेरी प्रोफाउंड एंड रिक्वायर अ वेरी इन डेप्थ काइंड ऑफ अ रीडिंग ऑफ व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट. अब जनरली अगर आप देखोगे ना, तो जो ऑथर का राइटिंग स्टाइल इन फिलोसफिकल पैसेज होता है, he might start talking about something in the beginning of the passage. He might take it to a very different tangent. Then in the third paragraph, he may want to basically contradict his old stand. And फिर उसके बाद जो है वो एक नई argument को build up करना शुरू करता है. And जो passages की ending होती है, generally they are very open-ended and inconclusive. Why? Because it is a passage that is revolving around a concept which is very very deep in terms of understanding and which requires you
to have some sort of a relatability to the concept that has been discussed by the author. ये वाला तो हमने सबने देखा ही होगा. सिक्स्थ वाला जो है which is factual and informative, this is nothing new. ये हम रोज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी देखते हैं, इसके बारे में सुनते भी हैं, इसके बारे में पढ़ते भी हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, मैं एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके आगे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हूँ. ये पैसेजेस हमेशा ईजी होते हैं समझने, ये पैसेजेस आपके सबसे डिफ़िकल्ट होते हैं. बट अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप फिलोसफिकल पैसेजेस को ध्यान से समझ लेते हैं तो उसके क्वेश्चंस को करने में कभी भी आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि उसके क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं. बट यू कैन ओनली आंसर दोज क्वेश्चंस वंस यू हैड अ थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट. Whereas when you talk about any passage that is factual and informative, इसके क्वेश्चंस में भी मुझे टाइम नहीं लगेगा एंड पैसेज को पढ़ने में भी नहीं लगेगा, क्योंकि हैवी डोमिनेशन ऑफ फैक्ट्स होगा, स्टैटिस्टिक्स होगा, डेटा होगा, राइट. इट प्रेजेंट्स वेरीफाइबल डेटा. अब यहाँ पे जहाँ पे मैं चीज़ों को काफ़ी ओपन एंडेड रखती हूँ एंड यहाँ पे जहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है हो सकता है मेरी थोड़ी बहुत सब्जेक्टिव भी हों, यहाँ पे मेरा टोटल जो एनालिसिस होता है राइटिंग स्टाइल का, या जिस भी वे से मैं लिखती हूँ, दैट इज़ टोटली ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकती. सो दे प्रेजेंट्स वेरीफाइबल डेटा एंड फैक्ट्स ऑब्जेक्टिवली विदाउट पर्सनल बायस. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द GDP ऑफ द कंट्री, आप वो एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स दोगे, राइट. साइंटिफिक रिपोर्ट्स, न्यूज़ रिपोर्ट्स और टेक्निकल मैनुअल्स में आपको ये राइटिंग स्टाइल देखने को मिलता है, जहाँ पे सिर्फ एंड सिर्फ साइंटिफिक या एम्पिरिकल एविडेंसेस दे रखे हैं इन द फॉर्म ऑफ डेटा. अब अगर मैंने कंपैरिजन करना है एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस फैक्चुअल राइटिंग स्टाइल का, क्योंकि ये दोनों एकदम पोल्स अपार्ट हैं. एब्स्ट्रैक्ट एंड फिलोसफिकल स्टाइल में मेरा क्या होगा, देयर इज गोइंग टू बी अ थिंकर. I would think, I would ponder over a concept and I would try to write about it. This style explores abstract concepts, ethics and the human condition. The author isn't interested in data, they are interested in ideas, because ideas are always abstract, they are intangible, right? Now coming to the next part of it, that is going to be what is going to be the focus and what is going to be the language. When you talk about the focus of a philosophical passage, आजकल काफ़ी बार एग्जाम्स में philosophical passages आ रहे हैं related to abstract concepts. When I use the term philosophical, that means I'm talking about any idea or concept that is very very abstract. ये subjective होते हैं, theoretical होते हैं, and एक word का इस्तेमाल किया गया है जिसको हम बोल रहे हैं speculative. What is speculation? Speculation is something whereby we are talking about कि मैं क्या hypothetically सोच रही हूँ, मैं क्या assume कर रही हूँ, मैं किस चीज़ को अपने दिमाग में ponder करने की कोशिश कर रही हूँ. Philosophers का क्या होता है? They sit down anywhere and they start writing. Let us say related to any concept or anything, which may not be. So if I say that there is a particular leaf, for me it is just a crumpled leaf. It is something that has become very withered and has probably dropped down from a branch of a tree. For a philosopher, it might be a food for thought. He may start writing about the beauty of life and death. He may relate it to some other concept. Why? Because these people are speculative and generally they are concerned with a lot of dense ideas, profundity, and they choose to use a lot of metaphorical language and heavy words. अब मेटाफोरिकल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? हम सब ने जो है डिफरेंस पढ़ा है स्कूल्स में बिटवीन अ सिमिली एंड अ मेटाफर. तो मेटाफर में आप कंपैरिजन करने की कोशिश करते हो बिटवीन टू थिंग्स दैट आर नॉन कंपेरेबल, राइट? सो इफ यू से दैट शी इज एज ब्यूटिफुल एज रोज और एज अ रोज, तो एज आपने लगा दिया, एज एंड लाइक इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन. आप रोज की ब्यूटी के साथ बच्चे की ब्यूटी को कंपेयर कर रहे हो. बट व्हेन यू से दैट शी इज द रोज ऑफ माई लाइफ, तो आप रोज की ब्यूटी के साथ उसको कंपेयर नहीं कर रहे हो, आप बच्चे को ही रोज बोल रहे हो.
तो आइडियली एक फ्लावर के साथ बेबी को कंपेयर करना फिजिकली अगर देखो, एनाटॉमिकली भी देखो तो पॉसिबल नहीं है, बट हम किस वे में मेटाफोरिकली कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग देयर ब्यूटी एंड यू से दैट शी इज नॉट एज ब्यूटिफुल एज अ रोज, शी इज द रोज हरसेल्फ, राइट। सो वो आपका मेटाफोरिकल लैंग्वेज होता है, जहाँ पे भी हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोरालिटी, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस के बारे में, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वैल्यू सिस्टम, इंटेग्रिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है फिलॉसफी टच करता है। स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर इन पैसेजेस का कैसा होता है, हमेशा सर्कुलर होगा, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मैं फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ लिख रही हूँ, सेकंड में मेरा मन है मैंने कुछ और लिख दिया, थर्ड में वापस आई एम रेफरिंग टू समथिंग दैट आई स्टेटेड इन द फर्स्ट पैराग्राफ। और क्यों ये ऐसा होता है, क्योंकि ये स्पेक्यूलेटिव है, मेरे पास फुल फ्रीडम है, मैं जो मर्जी लिखूँ, क्योंकि ये फैक्चुअल नहीं है। इट माइट एंड विद मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स। सो इसका ये काम नहीं है कि ये आपको किसी चीज़ के आंसर दे रहा है, ये भी हो सकता है कि आपको एट द एंड ऑफ इट आपको कंफ्यूज कर दे बाय आस्किंग यू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस जिसके आपके पास जवाब ही ना हो। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ फिलोसफी, बिकॉज ऑफ द प्रोफाउंडिटी, बिकॉज ऑफ द डेप्थ ऑफ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स, इट इज़ समथिंग दैट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट to understand, but with some consistency in terms of your practice, these passages become very interesting and easy to understand. And factual style, जैसे कि मैंने यहाँ पे mention किया है, data dump होता है. He is going to dump a lot of factual information, data, and he is going to give you a lot of information which is based on statistics, it is based on percentages, numbers, right? And accuracy इसमें बहुत ज़्यादा आपकी होगी. आप कोई भी फैक्चुअल पैसेज अगर उठाते हैं उसमें आप देखना इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इलेबोरेट, उसमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी वो क्लियर कट होगी, वो इन्फॉर्मेशन जो है आपकी डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स एंड नंबर्स के आसपास रिवॉल्व करेगी, एंड उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी, राइट। एंड देन एंड सिंपली यहाँ पे बोला है दिस स्टाइल इज ऑल्सो कॉल्ड द इंफॉर्मेटिव स्टाइल. इट्स ओनली जॉब इज टू डिलीवर information clearly and accurately and simply state facts. Basically it answers who, when and where, and here there are no answers that you may get. You may get some answers, but generally it is very open-ended. अब फोकस क्या होता है फैक्चुअल स्टाइल का, जहाँ पे वो मेरा स्पेक्यूलेटिव है वहाँ ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, जहाँ वो मेरा एब्स्ट्रैक्ट है ये मेरा कॉन्क्रीट है. अब कॉन्क्रीट कैसे, मेरे को नंबर्स दिए हैं आपने, डेटा दिया है, स्टैटिस्टिक्स दिया है, तो मैं वेरीफाई कर सकती हूँ, लेकिन आपके आइडिया को मैं कैसे वेरीफाई करूँ, वो मैं नहीं कर सकती. एंड एविडेंस बेस्ड, एंड हियर देर इज नो एविडेंस, हियर देर इज जस्ट स्पेक्यूलेशन. स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या है, हाइपोथेसिस, एंड हाइपोथेटिकल जो भी सिचुएशन होती है वो मर्जी पे होती है, इट इज सब्जेक्ट टू ऑल दी अजम्पशंस. द लैंग्वेज, जहाँ यहाँ पे मेरी लैंग्वेज डेंस और मेटाफोरिकल है. अब मैं पोएटिकली तो इकोनॉमिक्स के पैसेजेस को नहीं लिख सकती, साइंस के पैसेजेस को नहीं लिख सकती, मेटाफोरिकली नहीं लिख सकती. सो मेरी जो लैंग्वेज है दैट इज गोइंग टू बी वेरी प्लेन, डायरेक्ट एंड टेक्निकल. इट यूजेस स्टैटिस्टिक्स, डेट्स एंड प्रॉपर नाउन्स. The structure is going to be linear and logical. Here my structure is very very circular and contemplative. I am giving you a food for thought. यहाँ पे मैं क्लियर हूँ कि मैंने लॉजिकल बात लिखनी है. It usually moves from a general fact to the specific details. For example, if I am talking about the GDP, so if I say the GDP of India grew by 8.2% in the last quarter, driven by a 12% rise in the manufacturing and stable services sector. मैंने आपको कैटेगोरिकली जो है डेटा दे दिया, परसेंटेज दे दिया, आपको कुछ नंबर्स जो है मैंने प्रोवाइड कर दिए, राइट. तो इसमें कोई डिबेट नहीं है, मैंने आपको एक फैक्ट दे दिया तो आपने मान के चलना है एज अ रीडर कि ये फैक्ट ट्रू है. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. चाहे टॉपिक आपके फील्ड का हो, आपके फील्ड से अलग हो, आप कभी भी ऑथर ने जितनी बात की है उससे ज़्यादा अज्यूम नहीं करेंगे. जहाँ आपने ऑथर के लाइन ऑफ थॉट के बियॉन्ड सोचने का कोशिश किया, वहाँ पे जो है यू आर गोइंग टू गो हेवायर एंड योर आंसर्स आर गोइंग टू बी डोमिनेटेड बाय योर सब्जेक्टिविटी ओवर द ओपिनियन ऑफ द ऑथर. आई होप दिस ब्रिंग्स अबाउट सम लेवल ऑफ क्लैरिटी. नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर. कमिंग टू अ वेरी कॉमन एंड the last writing style of the author, which is again very generally visible in majority of reading comprehensions, that is known as the expository or the teaching style, teacher style. Expository का मतलब क्या है, किसी चीज़ को expose करना,
किसी चीज़ को लोगों के आगे रिवील करना। एंड टीचर स्टाइल हम उसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसका सोल पर्पस है किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना, इन्फॉर्म करना एंड डिफाइन अ स्पेसिफिक टॉपिक यूजिंग फैक्ट्स, एविडेंस एंड लॉजिकल सीक्वेंसेस, राइट। अब हम फिर से उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर ये भी लॉजिकल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फैक्ट्स दे रहा है, तो फैक्चुअल और इसमें क्या फ़र्क है? सिर्फ डिफरेंस इतना है, फैक्चुअल में मैंने आपके आगे फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रेजेंट किए, एक्सपोजिटरी में मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ एक्सप्लेनेशन दी, आपके आगे रिवील किया कि ये नंबर्स ऐसे क्यों है। बेसिकली आई एम आंसरिंग दी हाउ एंड व्हाई ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक. So basically the teacher style is the most teacher like writing style. Its sole purpose is to explain, inform or define a specific topic using facts, evidences and logical sequences. It provides a deeper understanding like how and why. अब how and why का क्या मतलब है यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं? How and why का मतलब है कि ये ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। जो प्रीवियस वाले में आपको मैंने बोला था, जो जीडीपी का था 8.2 या 12%, जो भी उन्होंने बोला, सिर्फ मैंने वहाँ तक अगर बात को ख़त्म कर दी तो वो फैक्चुअल है। लेकिन अगर मैं अपनी आर्ग्यूमेंट को बिल्डअप कर रही हूँ ऑन दोज नंबर्स, आई एम बिल्डिंग अप ऑन दैट पर्टिकुलर डेटा, दैट बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स एंड द एक्सपोजिटरी पार्ट. So economic growth is often driven by a multiplier effect where an initial increase in spending leads to a larger overall increase in national income because one person's spending becomes another's income. यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट आपके आगे डिफाइन किया है, एक कॉन्सेप्ट आपके आगे मैंने एक्सप्लेन किया है। लेकिन हाँ, अगर इस कॉन्सेप्ट की बजाय मैं आपको जो है टोटल कितना आपका एक कंज्यूमर जो लिक्विडिटी यानी कि कंज्यूमर कितना पैसा स्पेंड करता है, मैं सिर्फ अगर आपको वो डेटा दे रही हूँ तो वो डेटा जो है मेरा फैक्ट होगा। लेकिन उस डेटा के अगर मैं आपको आगे रीजंस दे रही हूँ, वाइज एंड हाउस, तो वो मेरा एक एक्सपोजिटरी टाइप का जो है पैसेज बन जाता है या राइटिंग स्टाइल बन जाता है, राइट। इन कैट दिस इज द न्यूट्रल ग्राउंड. द ऑथर इजंट ट्राइंग टू पिक अ फाइट और टेल अ स्टोरी, दे आर सिंपली लेइंग आउट व्हाट, how and why of a subject. So जब हम ये last two के बारे में बात करते हैं, that is the factual and the expository writing style. इसमें मैं अपने ओपिनियन को बिल्डअप नहीं कर रही हूँ, इसमें मैं कोई प्रोज एंड कॉन्स आपको नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ, that is what. So in terms of data, how this data has proved to be good or futile or whatever the concept it may be related to, and why it may give you certain answers, it may build up on couple of themes and couple of topics. So this was it, a brief session about giving you some basic information on what are the types of writing styles that are generally adopted by the writers when it comes to the passages in CAT. ये इसके आपको कई बारी क्वेश्चंस आ जाते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं भी आपको इसके आते तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज स्टाइल्स के बेसिस पे ही आप अपनी टोन को डिपेंड करते हो। टोन्स के मैं आपके साथ और आगे सेशंस डिस्कस करूँगी। सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल, तो अगर मेरा राइटिंग स्टाइल जो है आर्ग्यूमेंटेटिव है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था आर्ग्यूमेंटेटिव में क्या है, मैं बहुत स्ट्रांगली अपना ओपिनियन आपके आगे प्रेजेंट करूंगी एंड आपको कन्विंस करूंगी थ्रू आउट द पैसेज कि व्हाई आई बिलीव इन अ पर्टिकुलर ओपिनियन। तो अगर फॉर जस्ट गिविंग यू वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि जो ब्यूटी इंडस्ट्री है, दैट बेसिकली आप अगर ब्यूटी इंडस्ट्री के बारे में बात करो, इट इज़ वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज जो कि एनिमल क्रूअल्टी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, राइट। एंड फिर मैं आपको बताती हूँ, एनिमल क्रूअल्टी इज अ रूथलेस प्रैक्टिस विच मेक्स द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशी एज वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिड एंड मोस्ट बारबेरिक वन. अब मेरा राइटिंग स्टाइल कैसा है? मेरा राइटिंग स्टाइल ये है, किसी को भी रीड करके पता चल जाएगा कि ऑथर जो है अगेंस्ट है एनिमल क्रूअल्टी के, राइट, जो आपकी ब्यूटी इंडस्ट्री में हो रही है.
एंड मेरे को कैसे पता चला कि एनिमल क्रूअल्टी के अगेंस्ट है, क्योंकि उस राइटिंग स्टाइल से मेरा टोन भी जज हो रहा है। मैंने वर्ड इस्तेमाल किया रूथलेस, मैंने वर्ड इस्तेमाल किया स्टूपिड, मैंने वर्ड जो है इस्तेमाल किया बारबेरिक। तो ये जो 3 वर्ड्स का मैंने इस्तेमाल किया ये मेरे टोन का हिस्सा है। एंड राइटिंग स्टाइल मेरा क्या है, पहली 2 लाइनों में ही मैंने अपनी आर्ग्यूमेंट क्लियर कर दी कि मुझे ब्यूटी इंडस्ट्री कि जो रूथलेसनेस है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. So I hope the session was very valuable and informative for all of you. Do go through it once again, and I'll see you in the next class with a new and interesting topic on the same.